नमस्कार। फिर से स्वागत है वाइब्रेंट ई लर्निंग पर आपका। तो सारे के सारे एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दे। पिछली क्लास में तो 30 क्वेश्चन हमने सीडीएस के सॉल्यूशन और अभी उसके आगे के जो क्वेश्चन देखे कम सॉल्यूशन 20 क्वेश्चन पिछली क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन इंडिया बाय द, यानी 1853 में जब भारत में रेल स्टार्ट हुई थी, ट्रेन स्टार्ट की गई थी, तो उसके बारे में आपको बताना है कि उसमें जो इसका डेवलप्ड हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था। इसके बारे में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। जैसे पहला है, प्राइवेट फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स विल गेट फ्री लैंड फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द रेलवे। यानी जो भी है ना, कोई निजी थे ना, निजी जो निवेशक थे, मतलब अपनी प्राइवेटली करना चाहते थे, तो उनको ब्रिटिश सरकार से निःशुल्क जमीन मिलेगी, ये बोला गया। दूसरा ये कहा गया था, इन्वेस्टर्स विल गेट 5% फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन देयर कैपिटल इफ दे सफर लॉसेस और गेट इंडिकेटिव। निवेशकों को अपनी पूंजी पर सरकार से 5% मिलेगा यदि उन्हें हानि होती है या अपर्याप्त लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो 5% मिले, तो या तो उन्हें लाभ नहीं हो पूरा या फिर हानि हो। ठीक है। रेलवे का सरकार के साथ संयुक्त रूप से प्रबंधन, द रेलवेज विल बी जॉइंटली मैनेज्ड विद द गवर्नमेंट। ये गलत है, मतलब इसमें ये मतलब नहीं था भी संयुक्त रूप से होगा, मतलब ये भी कह दिया गया था कि रेलवे वो निजी अलग रहेगा। इसमें एक और दो दो ही स्टेटमेंट्स। सही आंसर कौन सा रहेगा? बी रहेगा, सी सही नहीं है। 3 नंबर। नेक्स्ट है, ड्यू टू डी इंस्टॉलेशन ऑफ इंडिया 19th सेंचुरी, यानी 19th सेंचुरी में जो औद्योगिकरण हुआ था, तो भारत में कौन सा जो इंडस्ट्री था जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ था, कौन सा उद्योग था जिस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा? क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया, जो भारतीय उद्योग थे वो बंद कर दिए थे आते ही। मतलब उन्होंने, मतलब कहा भी था विलियम बेंटिंग ने कि भारतीय बुनकरों की हड्डियां मैदानों में बिखरी पड़ी है। मतलब साफ था कि बुनकर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। और बुनकर क्या करते थे? कॉटन क्लोथेस, ठीक है, कॉटन जो क्लोथेस थे वो बनाते थे, तो वो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए थे। तो इसका मतलब कॉटन वाला जो इंडस्ट्री थी ना, वो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ। तो इसका मतलब कौन सा हुआ था? सूती वस्त्र। अब एक्चुअल में बाहर से ये रॉ मटेरियल ले जाते थे और खुद बनाते थे, भारत वालों को ही बेचते थे वहां से ला करके सीधे। ठीक है, तो निश्चित था कि ये बहुत अफेक्ट हुआ है। ये था। नेक्स्ट है, रिगार्डिंग द इंटीरियल फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण के संबंध में इन पर विचार करना। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और अन्य लोगों ने मिलकर के बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया। बिल्कुल सही बात है, भी उन्होंने गठन किया था बॉम्बे प्रेसिडेंसी का। मतलब जो आईएनसी बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उससे पहले ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी बन चुकी थी। और उससे पहले ही सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बना ली थी। इसी का बाद में विलय भी हो गया था कांग्रेस। ये भी सही बात है। तीसरा है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम डिसाइडेड टू फॉर्म एन ऑल इंडिया बॉडी एज ए रिवल टू द अबव मेंशन्ड ऑर्गेनाइजेशंस टू एड्रेस द ग्रीवेंस ऑफ पुअर एंड मार्जिनाइज्ड इंडियंस। यानी जिसको मार्जन था या जो पुअर थे ना, उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए एक अखिल भारतीय निकाय बनाने का निर्णय लिया। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। जो उच्च लोग थे ना, उनके लिए लिया था। मतलब जो शिक्षित लोग थे वो अपनी शिकायतें कैसे दर्ज कराई, तब ये किया। तो इसमें 3 नंबर बिल्कुल गलत है। इसमें दो ही कथन सही है, पहला और दूसरा, यानी 20 का सही आंसर। नेक्स्ट है, रिगार्डिंग मराकेच पार्टनरशिप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। मराकेच साझेदारी के सामने पूछ, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन, यानी वैश्विक जलवायु कार्रवाई के लिए अंतर सरकार साझेदारी है। दूसरा बोल रहा है कि नॉट ओनली इंटर गवर्नमेंट पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल बट ऑल्सो कोलोबरेशन बिटवीन गवर्नमेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स सच एज सिटीज, बिजनेस एंड इन्वेस्टर्स। दिस पार्टनरशिप इज गाइडेड बाय द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें बताना है कि कौन से इसमें सही हैं। सही पूछ रहा है, तो कौन से? यह साझेदारी संधारणीय विकास के लिए 2030 की कार्यसूची द्वारा मार्ग। बताइए इसमें से कौन सा जो आंसर है वो इसका रहेगा करेक्ट। तो इसके बारे में यदि अपन बात करते हैं, ये बिल्कुल सही है कि ये जलवायु के लिए भी है, बिल्कुल सही है। दूसरा ये भी है कि इसमें न केवल क्लाइमेट वाली है, बल्कि इसमें
सिटीज जो मर्चेंट वगैरह इन्वेस्टर इनके बारे में भी है, और तीसरा 2030 में मार्गदर्शित है। बिल्कुल सही है, तो तीनों ही इसमें सही रहेंगे। तो सही आंसर कौन सा रहेगा? अभी इसका सी रहेगा। नेक्स्ट है, इसमें विचार करना आपको। इन इंडिया इफ ए पर्सन परफॉर्म्स एंड इंटर रिलीजन मैरिज द स्पेशल डाइवोर्स एक्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। यदि कोई व्यक्ति अंतर धार्मिक विवाह करता है तो उस व्यक्ति को विशेष विवाह अधिनियम संरक्षण प्रदान करता है। दूसरा यह है कि 21 के अंतर्गत वो अपनी पसंद से विवाह, हालांकि दोनों सहमति होनी चाहिए, ऐसा नहीं किसी को भी ऐसे बोल, ठीक है, ये अभिन्न पहलू है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में प्रत्येक वयस्क को उसकी सहमति से विवाह करने के वैवाहिक अधिकार का भी, में से कौन सा जो कथन है वो इसमें सही रहेगा, ये आपको आंसर बता। ये बिल्कुल सही है, तीनों के तीनों कथन सही रहेगा, सही, तीनों ही बातें सही है, ये भी सही है, और दूसरा भी सही है 21 में, और तीसरा भी इसमें। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसके बारे में क्या क्या सही है। तो पहला है कि दिस कोर्ट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स आउट ऑफ विच 2 मेंबर्स कैन नॉट बी सिटीजन ऑफ द सेम कंट्री। मतलब इस न्यायालय में जो सदस्य होते हैं ना, जो जज होते हैं, 15 जज होते हैं, तो 15 जज है ना, वो इनमें से एक देश के दो नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात है, वो अलग अलग देश के होने चाहिए। दूसरा ये क्या बोल रहे हैं कि द जनरल असेंबली जो महासभा और सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल होती है ना, वो इन मेंबर्स को इलेक्ट करती है। बिल्कुल सही बात है, ये सही बात है, दोनों ही सही, सी रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू भूनिधि विस्टा। भूनिधि विस्टा के बारे में एक डाटा वाली है, मतलब एक डाटा सेवा होती है जो डाटा देती है किसके बारे में? मानचित्र के बारे में। ये अलग एक प्रकार से कहा जाए तो ये मीन जो भी मतलब इस प्रकार से अर्थ पे मूवमेंट्स वगैरह उनके बारे में डाटा एकत्रित करते। तो ये सही कौन सा है इसमें? तो ये भूनिधि की डाटा दर्शनीकरण सेवा है, मतलब विजुअलाइजेशन सर्विस है वो, इसकी भी ये भूनिधि की, विच प्रोवाइड्स फुल रिजोल्यूशन मोस्टिक डाटा विजुअलाइजेशन कैपेबिलिटी थ्रू वेब मैप्स। मतलब जो वेब मैप मानचित्र होता है ना, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा सब डाटा है ना वो इकट्ठा करती है। बिल्कुल सही है, जो वेब वाला होता है ना, वेब मतलब समझ गए, इंटरनेट के माध्यम से, उस माध्यम से। इसमें इसे रिसोर्समेंट सेंटिनेंटल 1 एंड 2 जो उपग्रह होते हैं उनके लिए सक्षम। बिल्कुल सही है, जो सैटेलाइट्स होते हैं ना उनके लिए इन्हें। सही आंसर इसमें दोनों ही रहेंगे, 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं किसके बारे में? भूनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 जो हुआ था 2023 में, इसमें से कौन से उद्देश्य थे? ग्रीन ग्रोथ बिल्कुल था, SDG बिल्कुल था, महिला वीमेन वाला तो हमेशा ही हो रहा है, 2-3 जो वे ना उनमें सब में ये चल रहा है, तीनों ही सही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? GDP के बारे में बता रहा है। तो GDP डिफॉल्टर obtains the average price of the invariable group of commodities that make up the country's GDP। यानी GDP है ना, वो डिफ्लेटर जो होते हैं, पन्ने जो अपरिवर्तनशील समूह है कि उस औसत कीमत को प्राप्त करता है जिससे देश की GDP बनती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा जो अनचेंजेबल है, जो अपरिवर्तनकारी है, उसका एक समूह होता है, और उसी से वो एक प्रकार से एवरेज प्राइस करती है, तो उससे ही GDP पता चलती है। मतलब किसी भी प्रकार का समय किसी वस्तु की मूल्य हो सकता है, कैसे ही हो सकता है। दूसरा है GDP डिफ्लेटर कैन बी यूज टू मेजर द रियल GDP ऑफ एन इकोनॉमी एंड नोट द इन्फ्लेशन। यानी ये बोल रहा है कि ये GDP को मापने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन है ना, उसके बारे में हम इसका यूज नहीं कर सकते। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही, कौन सा सही रहेगा, ये आपको इसमें आंसर बता। तो ये बिल्कुल गलत है, मुद्रास्फीति की दर है ना, उससे भी इसका यूज कर सकते हैं GDP। तो ये पहला सही है, ओनली 1 ए रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? प्राइस इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स द चेंज इन द एवरेज प्राइस ऑफ ए फिक्स्ड ग्रुप ऑफ कमोडिटी। इफ द वैल्यू ऑफ प्राइस इंडेक्स रिमेन्स 100, 100 and 120 actually for the 3 consecutive years, then the inflation rate in the second and the third years 10% and
ये बोल रहा है कि कीमत मूल्य सूचकांक किसी स्थिर समूह की औसत कीमत में परिवर्तन को दर्शाता है। बिल्कुल सही है, मतलब कोई भी एवरेज उसमें कितना चेंज हो रहा है, कोई भी स्थिर हो चुकी है और उसमें एवरेज कितना चेंज हो रहा है स्थिर समूह में, मतलब कोई भी वस्तु है उसके कित प्राइसेस में कितना औसतन परिवर्तन हुआ है वही बताता है। ये बिल्कुल सही बात है, मतलब ये नहीं बताता कि अब इतना हो गया अब इतना हो गया, वो एवरेज निकालता है। दूसरा ये है कि बता रहा है कि कीमत सूचकांक का मान निरंतर 3 वर्षों में 100, 110 और 121 रहता है, तो दूसरे और तीसरे वर्ष में दर 10 और 21 होगी। ये 10 और 21 कहां से होगी, ये 10 और 11 रहेगी, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग रहेगा 110 और 11। ये गलत है इसमें, ठीक है। तो सही इसमें केवल कौन सा है, एक सही। नेक्स्ट में पूछ रहा है भी कौन सा सही है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें। मोस्ट ऑफ इंडियाज रिजर्व्स आर हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। भारत की अधिकांश आरक्षित निधि विदेशी मुद्रा के रूप में था। दूसरा बोल रहा है कि देर इज नो कॉस्ट फॉर ए नेशन टू होल्ड फॉरेन करेंसी एज रिजर्व, यानी किसी राष्ट्र के द्वारा आरक्षित निधि के रूप में विदेशी मुद्रा धारित करने की कोई लागत नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है या सारे ही सही है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ये बिल्कुल गलत है कि कोई लागत नहीं होती, लागत होती है। यदि वो करता है ऐसा, करेंसी रिजर्व करता है तो ऐसे ही नहीं कर सकता वो। तो इसमें बी गलत रहेगा, ए बिल्कुल सही, ए ही इसका ऑप्शन है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें लागत होती है। इसके बाद में कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। द मार्केट मैकेनिज्म प्रोडक्ट्स मोर ऑफ ए गुड विच प्रोडक्ट्स ए पॉजिटिव एक्सटर्न। बाजार तंत्र किसी वस्तु का अधिक उत्पादन करता है जो सकारात्मक बाह्यता उत्पन्न करता है। गलत बताना है इसमें, पहला ही गलत हो गया। मतलब इसमें जरूरी नहीं है कि इसमें पॉजिटिविटी उत्पन्न करे, मतलब बाजार का मतलब ये नहीं है कि इसमें पॉजिटिविटी आए। एक्चुअल में यदि वो ऐसा सोचेगा तो किसी का प्रोड्यूस कर ही नहीं पाएगा, तो बाजार में ये चीज नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है, बाकी सारे इसमें सही रहेंगे। यानी कि कैप एंड ट्रेड इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू कैप एंड ट्रेड पोल्यूशन परमिट, बिल्कुल सही है। तीसरा है इन द केस ऑफ एन एक्टिविटी जनरेटिंग पॉजिटिव एक्सटर्न द ऑप्शनल अमाउंट ऑफ सब्सिडी इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑप्टिमल सोशल बेनिफिट एंड द प्राइवेट बेनिफिट। ये बोल रहा है कि सकारात्मक बाह्यता उत्पन्न करने वाली किसी गतिविधि के मामले में सहायकी की इष्टतम राशि इष्टतम पर सामाजिक लाभ और निजी लाभ के, बिल्कुल सही है, दोनों के बीच का डिफरेंस होती है। तीसरा यह है कि सामान्य लोगों की त्रासदी नकारात्मक बाह्यता को धारणा, बिल्कुल सही है इसमें। यदि ट्रेजेडी आ जाती है ना किसी प्रकार की तो वो नेगेटिविटी में जाती है, इसमें यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी के बारे में पूछ रहा है ये। जीएसटी के बारे में पहला है कि जो 115 अमेंडमेंट हुआ था उसके अनुसार एल्कोहल और 5 पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी की सीमा से बाहर रखा गया, बोल रहे हैं। उसके बाद में भारत के संविधान के 122वें संशोधन में केवल मानव उपयोग के लिए एल्कोहल को जीएसटी की सीमा से बाहर रखा गया है। तीसरा है मूल्यवान धातुओं पर जीएसटी के अंतर्गत 1% की दर से कर लगाया। ये बिल्कुल गलत है इसमें, क्योंकि ये कर 1% का नहीं लगाया जाता बल्कि कितने परसेंट का होता है, 3%। बिना तरह से हीरे पर 0 से 20, ये बिल्कुल सही, सी रहेगा इसमें। तेंदुलकर जो कमेटी थी उसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन। तो पहला है द कमेटी हैज यूज्ड एन ऑल इंडिया अर्बन पॉवर्टी लाइन बास्केट एज रेफरेंस टू डिटरमाइन बोथ रूरल एंड अर्बन। बिल्कुल सही है कि इसने निर्णय लिया था कि कैसे इसका ग्रामीण और शहरी गरीबी दोनों के रूप में कर किया, बिल्कुल सही बात है। दूसरा बोला है द कमेटी फिक्स्ड द पॉवर्टी लाइन एट ऑफिशियल फूड कैलोरी नॉर्म। समिति ने यह बताया कि खाद्य कैलोरी मानदंड पर स्थिर किया, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये पहले तो ऐसा था भी कितनी कैलोरी किसको मिली है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन बाद में ये डिसाइड हुआ कि इसका कोई मतलब नहीं है इस, तो ये इसके अकॉर्डिंग नहीं है, केवल एक इसमें ए रहेगा। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर नॉट सेड विद स्टेट। स्टेट के साथ कौन कौन से नहीं होते, पेट्रोलियम, बेसिक एक्साइज ड्यूटी नहीं होती है शेर, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ये भी नहीं होती है, स्पेशल एडिशनल ये भी नहीं होती है, तीनों ही नहीं होते। ये तीनों ही स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं होते, सेंट्रल गवर्नमेंट की। नेक्स्ट है कि प्रति व्यक्ति जो जीडीपी का स्तर है वो इनमें से किन पर डिपेंड करता है। जो प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन वर्किंग एज वाली पर करता है ये तो बिल्कुल सही है, जीडीपी उस पर डिपेंड करती है भी कौन काम कर रहा है, कितनी किस एवरेज है उसकी। दूसरा है वर्क पार्टिसिपेशन रेट, कार्य की कितनी भागीदारी है, इस पर भी करता है, बिल्कुल सही है।
प्रोडक्टिविटी पर वर्कर, यानी एक श्रमिक कितना उत्पादन कर रहा है, तीनों पर डिपेंड करती है। सही आंसर इसमें डी रहेगा, तीनों पर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द रूपी डेफिनेशन ऑफ करेंसी फॉर द इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रा की परिभाषा में, मुद्रा की जो परिभाषा है, क्वेश्चन में सही देख लेता हूं। जैसे M1 परिभाषा, M1 लिखा है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रा की जो M1 डेफिनेशन है उनमें से कौन सा सम्मिलित है। आरक्षित निधि नहीं है सम्मिलित भाई, रिजर्व फंड नहीं होता, करेंसी होती है इसमें, टर्म डिपॉजिट नहीं होता है, डिमांड डिपॉजिट, ये दो सही है इसमें, 2 और 4 इसमें बिल्कुल क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि नेशनल जो इनकम होती है अकाउंट के लिए, उसके लिए कौन सा सही है। पहला ये है कि इंपोर्ट्स आर सबट्रैक्टेड इन कैलकुलेटिंग जीडी, सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने में आयात को घटा देते हैं, मतलब जो आयात हो रहा है, मतलब विदेशों से सामान मंगाया जा रहा है उसको घटा की गणना को। सकल घरेलू उत्पाद में जो जीडीपी होती है उसमें से अर्जित निवल घटक भुगतानों को शामिल किया, जो हैंड गुड्स यानी सेकंड हैंड गुड्स होते हैं ना उनको भी शामिल किया। तीसरा बोल रहा है कि जो सेकंड हैंड जो होता है ना, उसको जो गुड्स होते हैं, ठीक है ना, ये ग्रोस वाला है, सॉरी ग्रोस डोमेस्टिक वाले, इसमें बोल रहे हैं सेकंड, उसकी खरीद और बिक्री को सकल घरेलू उत्पाद में शामिल नहीं करते हैं, ये सी बोल रहा है। डी बोल रहा है सकल घरेलू पूंजी निर्माण में माल सूचियों को शामिल किया। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनमें सही नहीं। तो दूसरा बोल रहा है सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से अर्जित केवल, ये जीएनपी में करता है, जीडीपी में नहीं करता है, ये जीएनपी में शामिल किया जाता है कि जीडीपी में, तो 20 में गलत है ना। तीसरा है गिवन ए नॉर्मल डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करव एंड ए परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई करव फॉर ए कमोडिटी, व्हाट विल रिजल्ट फ्रॉम एन एक्सटर्नल डिक्रीज इन डिमांड। मतलब ये बोल रहा है कि यदि किसी के मतलब मांग वक्र डिमांड वाला होता है उसमें गिरावट आ जाती है, गिरावट का मतलब समझ गए कि ढलान होता है ना वक्र में, तो गिरावट आती है ना सामान में, मतलब उसकी मांग में गिरावट आती है, तब क्या करना पड़ेगा। अब मान लिया कि पहले क्या था कि अपने पास जो चीज़ होती थी, मतलब ये मान लेते हैं पहले जैसे मोबाइल थे, ऐसे होते थे जिनमें कि 4G था, अभी जैसे 5G आ गए हैं। अब 4G वालों को बेचना चाहे तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को एक तो उनका उत्पादन कम करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा कर देंगे, मात्रा बढ़ा देंगे तो ऐसे ही पड़े रहेंगे। दूसरा ऐसे भी उसकी प्राइस वो भी लो करनी पड़ेगी, तभी वो बिकेंगे, लो होगी तभी बिकेंगे, वरना हाई होगी तो कौन लेगा उससे, सारे 5G वाले प्रेफरेंस करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसमें दोनों में ही कमी आएगी, तो दोनों में ही कमी आती है, उसकी प्राइस में और क्वांटिटी दोनों में करनी भी रहेगा। नेक्स्ट है रिगार्डिंग आइस कैप क्लाइमेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हिमटोपी जलवायु के संबंध कौन सा कथन सही। तो कोपेन जलवायु वर्गीकरण में हिमटोपी जलवायु को EF अक्षरों से दर्शाया, मतलब जहां पे हिमटोपी समझ गए, जहां पे जिस प्रकार की जलवायु होती है जहां पे बर्फीली होती है, मतलब एक प्रकार से आईसी होती है, आईसी कैप। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि दिस इज द मोस्ट एक्सट्रीमेट क्लाइमेट ऑन अर्थ वेयर द मंथली एवरेज टेम्परेचर नेवर गोज अबव 0 डिग्री। ये बोल रहा है कि वहां से मंथली है ना वो 0 डिग्री से कभी ऊपर नहीं होता। तीसरा बोल रहा है कि दिस क्लाइमेट इज फाउंड इन पीर पंजाल एंड ग्रेटर हिमालय, ये पीर पंजाल और वरत हिमालय में पाई जाती है। ये बिल्कुल गलत बात है, इस प्रकार की नहीं पाई जाती है, ये दोनों सही रहेंगे। सही आंसर बी है। औद्योगिक क्रांति के बारे में पूछ रहा है, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई थी ना उसके बारे में पूछ रहा है। तो पहले पूछ रहा है कि इसने रूरल और जो एक प्रकार से एग्रीकल्चर वाली जो जीवन शैली है ना उसमें परिवर्तन की, और इसमें अधिकांश लोग हैं वो द्वितीय क्षेत्र से, जो सेकेंडरी वाला होता है ना, उससे अर्जित कर रहे थे। ये तो बिल्कुल सही बात है, भी इसने किया था इसे। प्रथम औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के आरंभ में जर्मनी से स्टार्ट हुई, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन थी ना स्टार्ट में वो ब्रिटेन से, इंग्लैंड से शुरू हुई। फिर औद्योगिक क्रांति के दौरान लोहे प्रगलन और बाद में इस्पात उत्पादन में प्रौद्योगिकी विकास के साथ साथ भाप इंजन का आविष्कार हुआ, बिल्कुल सही है। पहले तो इसमें आयरन स्मेल्टिंग आया था, फिर स्टील प्रोडक्शन आया था, और उसके बाद में स्टीम इंजन आया, ये बिल्कुल सही बात है। तो 1 और 3 इसमें सही रहेंगे। सही आंसर इसका कौन सा रहेगा, BC।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिगार्डिंग इंसोलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आथपन के संबंध में कौन से कथन सही। तो ये बोल रहा है इंसोलेशन इज प्राइमरली शॉर्ट वेव रेडिएशन विद वेवलेंथ्स इन द रेंज ऑफ 0.39 माइक्रोमीटर्स टू 0.76 माइक्रोमीटर, यानी ये जो 0.39 से लेकर 0.76 की रेंज में होता है, तरंग दैर्ध्य युक्त होती है, लघु तरंग होती है। दूसरा बोल रहा है कि ड्यू टू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द अर्थ इंसोलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवेंटली ओवर द अर्थ, पृथ्वी की वक्र सतह के कारण आथपन का वितरण पृथ्वी पर एक समान रूप से। इसमें बताना है कि कौन सा जो कथन है वो इसमें सही रहेगा। तो इसमें केवल एक रहेगा, ये बिल्कुल गलत है कि एक समान होता है, इसमें वितरण अलग अलग होता है, ये बिल्कुल गलत है। पहला सही है, मतलब वक्र सतह होगी ना, करो वाली होगी, तो करो में जो जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो अलग अलग रहेगा, कहीं ज्यादा कहीं कम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी विसर्प के संबंध में। रिवर जो मेंडेटर्स होते हैं ना, जैसे नदियां कभी ऐसे हो जाती है, कैसे ऐसे मुड़ती है ना, उसे बोलते हैं नदी विसर्प। उसके संबंध में कौन सा सही है। यह नदी में एक यू आकार का मोड़ होता है, बिल्कुल सही है, इसमें ऐसे यू आकार का मोड़ होता है नदी। दूसरा है कि अत्यधिक संयंत विसर्पित मार्ग हंसकंठ कहलाता है। हंसकंठ का मतलब समझते हो कि उसमें ऐसी आकृति बन जाती है जैसे स्वान थ्रोट हो, जैसे क्या हो, स्वान थ्रोट, मतलब इस प्रकार से ये, मतलब इस प्रकार से बन स्वान थ्रोट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा ये बोल रहा है कि ड्यू टू टेक्टोनिक अपलिफ्ट द रिवर मे कंटिन्यू टू इरोड अलोंग इस मैंडेटरिंग पथ, मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे ये नदी जाती है ना आगे, तो अपना कटाव जारी रख सकती है, जिससे अर्धकर्तीन या गंभीरीभूत विसर्प बनता है। इससे क्या बन जाता है, एक तो डिपेंडेंट बन जाता है, एक अंडरकट बन जाता है। तो ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो कथन है वो इसमें सही है। इसमें सारे के सारे सही, डी रहेगा। इसके बाद में पूछ रहा है कि हाउ कैन वन डिटरमाइन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ ए पर्टिकुलर डे एट गिवन लोकेशन। ये तो काफी इजी है, मतलब एक तो टेम्परेचर जरूरी होता है और एक एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जरूरी होती है, मतलब निरपेक्ष आर्द्रता कितनी है, तापमान कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, दोनों चीजें जरूरी, क्योंकि टेम्परेचर पर काफी डिपेंड करती है ह्यूमिडिटी, इसलिए सी रहेगा इस। नेक्स्ट है विच ग्रीन हाउस गैस हैज द लॉन्गेस्ट एवरेज लाइफ टाइम इन एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर में सबसे ज्यादा किसका होता है, N2O का होता है, ये सही रहेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मींट बाय BW अकॉर्डिंग टू। कोपेन वाले में काफी इजी है, क्योंकि जो पहले तो ए होता है, फिर बी होता है, फिर सी होता है, डी होता है। बी जहाँ पे होता है ना वो कैसा आता है, डिजर्ट वाला क्लाइमेट आ जाता है। BW किसका है, मरुस्थलीय जलवायु। सही आंसर कौन सा रहेगा इसमें, बी रहेगा। नेक्स्ट है कि कौन सा संगठन ऐसा है जो प्रजातियां होती है जैसे रेड डाटा में शामिल करते हैं ना अपन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि कौन से प्रजाति को रेड डाटा में शामिल किया गया, तो वो कौन सी संस्था करती है। काफी इजी क्वेश्चन है ये तो। और ये कौन सी होती है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, ए रहेगा। उसके बाद में है नेशनल वाटर वे नंबर 2 इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो वाटरवे नंबर सेकंड है ना वो कहाँ कहाँ पे है, तो एक तो ब्रह्मपुत्र में है और एक सदिया डोबरी। सही आंसर इसमें सी रहेगा। ये तो गंगाल दिया, ये तो एक में आ गया स्टार्ट में। उसके बाद में व्हाट इज कल्टिवेलेबल बैरन लैंड, यानी कृषि योग्य बंजर भूमि क्या है। अब जिसमें कृषि भी हो सकती है, बंजर भी हो सकती है, तो वो भूमि होगी, वो लैंड होगी जिसमें एक प्रकार से काफी समय बाद क्रॉप हो जाएगी, मतलब ऐसे डायरेक्ट हर साल क्रॉप होगी तो वो बंजर थोड़ी मानी जाएगी। लेकिन ये भी बोल रहा है कृषि योग्य भी होगी, में क्या रहेगा, जिसे 5 वर्ष से अधिक वर्षों के लिए छोड़ा, ऐसे नहीं एक एक साल वाली बंजर नहीं मानी जाएगी, ये मानी जाएगी, 5 वाली मानी जाएगी, नहीं 4 वाली मानी जाएगी। इसके बाद में इनमें से कौन सा सही है अभी, ये बोल रहा है एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स द सेम फॉर ऑल प्लेसेज ऑन द अर्थ सरफेस वाइल लीनियर लोकेलिटी चेंजेस। ये बोल रहा है कि कोणीय वेग तो सब जगह एक समान रहता है, रेखिक वेग है ना वो चेंज होता रहता है। फिर दूसरा बोल रहा है कि रेखिक वेग भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर न्यूनतम। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो इसमें कथन है वो सही है ना, सही पूछ रहा है, दोनों बिल्कुल सही है, सी इसका सही है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर तो ज्यादा रहेगा रेखिक वेग, ध्रुवों पर जो पोल्स होंगे ना उन पर यह सबसे मिनिमम रहेगा। मेवाड़ के राणा कुंभा के बारे में पूछा गया, राजस्थान से क्वेश्चन है। उन्होंने जयदेव के गीत गोविंद पर भाष्य लिखा था, उसका नाम रसिक प्रिया था, बिल्कुल सही है, उन्होंने लिखा था रसिक प्रिया, एक कमेंट्री लिखी थी किसके ऊपर, गीत गोविंद पर।
दूसरा है उन्होंने 4 नाटक लिखे थे, और इसमें क्या किया था, इट इज सेड दैट ही यूज्ड 4 प्रोविंशियल लैंग्वेज, अलग अलग प्रांतीय भाषाओं का प्रयोग किया। बिल्कुल सही बात है, किया। उन्होंने गुजरात विजय के, यानी जब उन्होंने गुजरात विक्ट्री की थी तब उन्होंने अपना विक्ट्री टावर बनाया था, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने मालवा विजय के अवसर पर बनाया था विक्ट्री। सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा भाई, 1 और 2 सही रहेगा, ही रहेगा, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, कौन से चोल राजा ने नागपट्टनम में, विच ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग encouraged द शैलेंद्र किंग ऑफ श्रीविजय टू बिल्ड ए बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट नागपट्टनम। नागपट्टनम में किसके कारण इसने किया, तो नाम कौन सा राजा था, किसने कहा था, राजा राज फर्स्ट, जो चोल वंश का शासक, हालांकि ये खुद सैव था। Who among the following was not the court poet of King कृष्णदेव, कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय का जो दरबारी है इनमें से कौन नहीं था, तिम्मन तो था ना, जैसे अष्ट दिग्गज थे ना, आपको पता है, मतलब अष्ट दिग्गज थे कृष्णदेव राय के दरबार में, जिसमें अल्लासीना पेडन्ना भी था, तेनालीराम भी था, थिम्मन दुर्जटी बिल्कुल से, मलाना भी था, सिद्धेश्वर नहीं था। सिद्धेश्वर एक शैव संत थे, शिव को मानते, ठीक सही रहेगा। नेक्स्ट है, इन विच केव टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम हैव द रॉयल इमेजेस ऑफ शिव विष्णु एंड महा महेंद्र देव वर्मन बिन फाउंड, यानी सिंह विष्णु और महेंद्र वर्मन के शाही चित्र कौन सी गुफा के मंदिर में मिले, तो ये दरअसल महाबलीपुरम में आदिवराह गुफा है, वराह गुफा ने आदिवराह, यहां पर ये चित्र पाए गए हैं। ये पल्लव वंश के शासक थे, कौन से वंश के थे भी, पल्लव वंश। नेक्स्ट है कि नामदेव के संबंध में कौन से कथन सही है, एक भक्ति संत थे नामदेव, तो ये बोला है ही अपीयर्स टू हैव प्लेड ए रोल इन स्प्रेडिंग द डिवोशन ऑफ साउथ टू नॉर्थ इंडिया, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये लगभग 13th सेंचुरी में थे, महाराष्ट्र के संत थे, साउथ से नॉर्थ की इन्होंने स्प्रेड किया, बिल्कुल सही है। ही वॉज ए स्टंस मोनोथिस्ट, ये एकेश्वरवादी थे, बिल्कुल सही है, और इन्होंने जो विरोध किया था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का, बिल्कुल सही है। कबीर के, ये बिल्कुल गलत है, कबीर के अनुयायी नहीं थे, कबीर बाद में हुए थे। सही आंसर इसमें कितने कथन सही हैं, पहला और दूसरा सही, 20 सही रहे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो अमंग द फॉलोइंग फील्ड द रिट पेटिशन which resulted in the famous decision of the Supreme Court of India recognizing the right to privacy as fundamental, यानी मूल अधिकारों के रूप में मान्यता देने का प्रसिद्ध निर्णय किसने लिया था, कौन सी, किसने रिट जारी, तो 2017 में न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी, ही रहेगा इस। 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो जो प्रस्तावना थी इसकी उद्देशिका, जो प्रेम्बल थी, उसमें क्या चीजें शामिल की गई, विचार अभिव्यक्ति, ये तो पहले ही आपको पता है, काफी एजुकेशन है तो स्टार्ट से ही शामिल था। फिर राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता लिखा गया, यूनिटी ऑफ द नेशन वॉज रिप्लेस्ड बाय यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, ये बिल्कुल सही, ये तो हुआ था इस, तो इसमें केवल कौन सा सही है, 2 सही। अगला है कि अकॉर्डिंग टू द स्टेट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल, सातवां जो संविधान, सातवां जो अनुसूची है, सॉरी, उसके अनुसार कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर राज्य सूची कानून बना सकते, ठीक है ना, जो एग्रीकल्चर वाले हैं बता रहे हैं, तो एक तो है टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, ये ले सकता है राज्य वाला, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा है फीस इन रिस्पेक्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, बिल्कुल से उत्तराधिकार वाला ले सकता है। फिर है स्टेट ड्यूटी इन, ये भी ले सकता है, जैसे आप जाते हो ना, मतलब कोई जमीन वगैरह नाम कराने, तो वहां पर जो भी जाता है ना पूरा खर्चा, वो किसके, राज्य के पास है, राज्य ही निर्धारित। हिंद महासागर सम्मेलन का 7वां संस्करण कहाँ हुआ था, 7th कहाँ हुआ था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अभी पर्थ में हुआ था, जयशंकर ने भाग लिया था भारत की ओर, तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर। नेक्स्ट है कि इसमें सुमिलित करना है कि किसने कौन सा नाम दिया, राजनीतिक विचार, पॉलिटिकल थिंकर। तो सबसे पहले, अन्य प्राणियों से अलग मनुष्य की एक गरिमा होती, ये इमैनुअल कांट ने कहा। फिर है दूसरा, वह स्वराज है जब हम स्वयं पर शासन करना सीखें, तो ये गांधी ने कहा। फिर तीसरा है, स्वतंत्रता से तात्पर्य न केवल राजनीतिक गुलामी से मुक्ति है बल्कि संपत्ति का भी सम्मान बंटवारा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। मेरे लिए वैसे मुक्ति वास्तविक मुक्ति है, आंग सान सू, ये सही रहे, ही सही है।
सी ऑप्शन। अगला है वो अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक 4 स्टार्स। ये पीछे काफी प्रचलित रही थी, मनोज मुकुंद नरवणे इसके राइटर हैं। कौन सी बुक के भी? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना ने आतंकवादियों का सफाया करने के लिए भी ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया गया था पीछे। जम्मू कश्मीर में काफी टेररिस्ट मारे गए थे इसमें, और ये कहां पे चलाया गया था? जम्मू कश्मीर। सी रहेगा करंट का क्वेश्चन। 2023 के अंतर्गत कौन से शहर के लिए प्रदान किया? अवार्डेड द क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड अंडर द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड। ये पहले भी दिया जा चुका है इंदौर को, अब भी दिया गया था। सही आंसर इसमें बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डीआरडीओ इज इट इन एंड इंडिजिनस असोल्ट राइफल डेवलप। यानी उन्होंने अभी अपनी स्वदेशी असोल्ट राइफल कौन सी विकसित की? उसका नाम उग्रम है। अभी हाल ही में कौन सी की है? उग्रम। नेक्स्ट है योगेश सिंह बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। अभी उन्होंने जीता था एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, तो वो किससे संबंधित है? ये शूटिंग से संबंधित है। बी रहेगा निशान। नेक्स्ट है फेमस क्लासिकल सिंगल जो प्रभा है वो किससे संबंधित थी? ये किराना कैराना घराना बोल सकते हैं, किराना या स्वतंत्र भारत की भारतीय सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? पहले कौन थे जो फ्रीडम होने के बाद बने? के एम करियप्पा। बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये काफी इजी क्वेश्चन था पेपर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम। मतलब कौन सा है जो सुरक्षित मोबाइल सिस्टम जो आज तक, क्योंकि सैनिकों के लिए है, क्योंकि उनकी जो कॉल है वो एक दूसरे के पास ही पहुंचे और कहीं पे न जाए। जैसे आप कॉल करते हो, पहले वो कहीं जाती है, मतलब मेन पार्ट में जाती है, फिर दूसरी जगह जाती है, फिर आपकी ट्रांसफर की जाती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो उसका नाम क्या है? संबो, डायरेक्ट टू डायरेक्ट कॉल हो जाए। नेक्स्ट है कि रिगार्डिंग रीजनल कंपेरिजन इकोनॉमिक पार्टनरशिप कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट। यह आसियान सदस्य देशों और आसियान मुक्त व्यापार करार भागीदारों के बीच में व्यापक मुक्त व्यापार करार। भारत ने आरसीपी से बाहर होने का, ये मतलब क्या है कि ये जो आसियान कंट्रीज है ना इनके बीच में, और इसमें जो इंडिया है उसने खुद को इससे क्या किया? अलग किया। ये बिल्कुल सही बात है दोनों। लिथियम की खोज की थी तो किस देश के साथ करार किया? अभी लिथियम की खोज की है तो इसके लिए भारत ने अर्जेंटीना के साथ किया। यानी ये जो लिथियम के लिए भारत ने जो साइन किया एग्रीमेंट वो किसके साथ किया है? अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघाई सहयोग संगठन, जिसे बोल सकते हैं संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ है, उसके संबंध में कौन से कथन से? एससीओ के लक्ष्यों में से एक नई लोकतांत्रिक निष्पक्ष और विवेकपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और आर्थिक व्यवस्था को प्रोत्साहन दे। बिल्कुल सही बात है ये। ईरान एससीओ का एक स्थायी सदस्य, परमानेंट मेंबर है ईरान। ये भी इसमें बिल्कुल क्या रहेगा? सही। तो दोनों ही सही रहेंगे। आईसीसी अंडर 19 पहले तो भारत को हराया था ऑस्ट्रेलिया उसमें, और फिर 2023 में और 2024 में अंडर 19 में भी हरा दिया। ठीक है ना, चौथी बार जीता, ये बिल्कुल सही है। और ये साउथ अफ्रीका में था, दोनों ही इसमें। आईसीसी अंडर 19। भारत रत्न के बारे में कौन सा कथन सही है? 1972 में नहीं हुआ था, 1954 में स्टार्ट हो गया था। बिल्कुल गलत बात है ये। ठीक है। और इसमें क्या है कि मॉनेटरी ग्रांट नहीं दिया जाता। ये बिल्कुल सही है, पैसे धन नहीं दिया जाता। भारत रत्न मिल गया तो उससे ऊपर क्या होता है? धन थोड़ी होता है उससे। ठीक है, तो इसमें केवल दो सही रहेगा, बी ऑप्शन से ऊपर वाला गलत है। नेक्स्ट है कि जो रिगार्डिंग इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, बौद्धिक में इंडेक्स में भारत के स्थान के संबंध में कौन से सही है? 14th रैंक आई है, बिल्कुल सही है। अभी 40वीं रैंक आई है। 2015 से 2023 में प्रोग्रेस की है। इस पीरियड में इंडिया ने इसमें प्रोग्रेस की है इस रैंक में, बिल्कुल सही है। पहले जो 80 से अबव थी शायद, और 81 थी, और अभी 40 आ गई है। ये किया है सुधार, तो दोनों ही इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन क्रेडिट इंस्टीट्यूट के संबंध में कौन से सही है? तो पहला, इट इज रिस्पॉन्स टू द चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज, या जलवायु परिवर्तन की चुनौती के उनको किया है। फिर है कि एनकरेजेस ट्री प्लांटेशन इन द बैरन लैंड्स, बंजर भूमि पर ट्री प्लांटेशन को प्रोत्साहन देता है। दूसरा यह कि इट इज स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिप्लेस द केरोसिन ऑयल यूज्ड बाय द रूरल पुअर विद सोलर एनर्जी। केरोसिन तेल को सौर ऊर्जा से प्रतिस्थापित करने की भारत सरकार की एक, इनमें से कौन सा सही रहेगा ये आपको बता। यदि अपने बात करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, इसमें इस स्कीम ये नहीं है, सिर्फ ये दो सही रहे। बी इसका करेक्ट आंसर। एक दो क्वेश्चन और रह गए थे पेपर।
बता देता हूँ। ये है 86 हो गए ना, 4 और रह गए। एक इसमें यह मध्यकाल में जो मिडाइवल में क्या हुआ था, चिकित्सा शास्त्र से संबंधित। इसमें पहला दिया है कि यूनानी अरब परंपरा थी, यूनानी अरब परंपरा उससे ये शुरू हुई, ये इसमें। ठीक है, बाद में ये बोल रहा है कि परिसंचरण की जो खोज थी ना वो बाद में हुई थी, चिकित्सक की पद्धति भी उस समय हुई थी, तो ये गलत है दोनों। फिर है वीर शैववाद वाद के रूप में, वीर शैववाद समझ गए ना, जो शिव से संबंधित, उससे संबंधित बताया गया है। उसमें बताया गया कि 5 धार्मिक गुरु थे, एक तो रेणुका, एक दारुका, एक घंटाकरण, और एक देनुकरण, और एक विश्व। इनको माना गया। ठीक है ना, ये बिल्कुल गलत है, 8 को माना गया, 5 को नहीं। दूसरा है कि वीर शैव दर्शन को शक्ति विशिष्ट अद्वैत ईश्वर के अद्वैतवाद कहते हैं, ये बिल्कुल सही है ना। अष्टावरण वीर शैव ने पालन करने वाले 8 नियम है, ये 8 नियम होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसमें सही रहेंगे कौन से भी, इसमें रहेंगे 2 और 3, 2 और 3। एक क्वेश्चन और है, कश्मीर में किसने किया था, यानी जो कश्मीर है ना, वहां पे शैववाद कौन लेके आए थे, शैववाद कहाँ पे, कश्मीर। तो कश्मीर में जो शैववाद लेके आए थे वो अभिनव गुप्त ले। 3 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन ये है कि बी आर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसको कहा, ये आर्टिकल 32 को कहा है, किसको कहा है, 32। ये क्वेश्चन और थे, ये 90 क्वेश्चन थे जो कि आपके इसमें जीके में पूछ। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन कराया, बाकी आप कोई भी क्वेश्चन दोबारा पूछना चाहे तो आप क्लास में पूछ, या फिर आप कोचिंग में संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई नया है जो कोचिंग से रिलेटेड नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है, या आपको लगता हो कि इसमें डाउट है, मैंने कुछ बताया आपको कुछ लगता है, तो वो भी आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उसका आपको रिप्लाई देंगे। और ठीक है, धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए, धन्यवाद।